गरीबी के एवज में अब गरीबों को मिटाना है। सुना जो लोग फाजिल हैं उन्हें बैकुंठ जाना है। सियासत बूझती है धर्म पे लोगों का पागलपन। सियासत बूझती है धर्म में लोगों का पागलपन। लड़ाई वैदिकी वर्चस्व की, सत्ता निशाना है। लड़ाई अलग है, निशाना अलग। डॉक्टर अंबेडकर ने इसीलिए कहा कि जाति कोई क्लब नहीं है, कोई काउंटी की वॉल नहीं है, दीवार नहीं कि जिसको ढा देंगे तो खत्म हो जाएगा। ये कहते हैं वो कि ये एक धारणा है। हम जो है चीजों को उनके वस्तु स्थिति को देख करके, उनकी प्रेजेंट टाइम की स्थिति को देख करके, उसके गुण दोष के आधार पर विवेचना नहीं करते हैं। ये जो है हम लोगों के संस्कार में जो है ये ऐसा घोल दिया गया है, ऐसा बता दिया गया है। ग्रैंड फादर ने ही हम लोगों को ज्यादातर पढ़ाई लिखाई में और हर तरह मॉरल सपोर्ट दे करके यहाँ तक पहुँचाया। पढ़ाई के कारण जो हमारे गुरुजी लोग थे वो भले सवर्ण हो अवर्ण हो, कोई बहुत ही प्यार करते थे और प्रोत्साहित करते थे। आपके बचपन में जो लोक संस्कृति थी वो कैसी लोक संस्कृति? लोक संस्कृति के वारिस एक्चुअली कहिए तो यही दलित बहुजन ही है। लोक संस्कृति का आपने अपने लेखन में कुछ इस्तेमाल किया? कोई भी राइटर होगा, कोई भी थिंकर होगा, कोई बातचीत करने वाला कहाँ से चीजों को लाएगा? जिसमें पला बड़ा है, जो उसके रग रग में है वही ना आएगा उसमें। आपने एकदम से अलग विधा चुनी गजल की, और चुनी ही नहीं, आपका अभ्यास और आपकी शिद्दत इतनी गहरी है, उसमें आपकी इतना आपका मीटर है, समझ है और पूरी बनावट। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन रास्तों से होकर? गजल के जो शेर होते हैं और जो दोहा होता है, वो दोनों की जो एक्सप्रेशन की ताकत है, अभिव्यक्ति की जो ताकत है, लगभग एक ही तरह की। दलित साहित्य ने अपनी अनवरता में अपना एक सौंदर्य शास्त्र डेवलप किया, लेकिन आपके यहाँ मजी हुई चीज आई, तो कैसे इसको साधा? मेरा ऐसा मानना रहा है शुरू से ही कि साहित्य का काम जो है केवल इसको मिजाजिया ही नहीं है। साहित्य का काम समाज को एक दिशा देने के लिए। लोग साहित्यकार को जिस सम्मान की दृष्टि से देखते हैं वह इसलिए कि वह समाज में जितने कंफ्यूजन्स हैं उसको दूर करके एक रास्ता बताता है कि ये बेहतर रास्ता है, इससे चलना चाहिए। आपके समय में वो कौन सी प्रवृत्ति है या कौन सा सवाल है जिसमें लगता है कि पूरी गजल आपकी उसी में लगनी चाहिए? पूछ कर जात घराने मेरे, सब लगे ऐब गिनाने मेरे। ये तलखी जो जाति को लेकर है, और आज जाति एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जाति जनगणना कराने के लिए सत्ता भी तैयार हो गई है, लेकिन इस जाति की सच्चाई यह भी है कि एक फिल्म आई तो उन्होंने कहना शुरू किया कि अब जात का क्या सवाल उठा रहे हैं भाई, अब तो जात खत्म कर दी गई है। लेकिन जात का सवाल कभी खत्म नहीं हो रहा है। लगातार अखबारों में यह रिपोर्ट आती ही रहती है कि किस तरीके से जात देखकर साक्षात्कार में नंबर कम कर दिए गए और लिखित में मेरिट में पहला स्थान पाने वाला व्यक्ति साक्षात्कार में कहीं डिजर्व ही नहीं करता है। जो लोग मानते हैं कि जात अब एक गैर जरूरी सवाल हो गया है, वे ये नहीं मानते हैं कि नियुक्तियों के दौरान जो कमेटियां होती हैं, नियुक्ति कमेटियां होती हैं, उसमें एक या दो जातियों के लोग ही रहते हैं और वे अपने जाति के लोगों को ही सबसे प्रमुखता देते हैं ज़्यादा। और इसका बड़ा सबसे उदाहरण यही है कि तमाम दूसरी जातियों से आने वाले प्रतिभाशाली लोग धक्के खा रहे हैं या वे कहीं न कहीं बहिष्करण के शिकार रहे हैं। इस तरह की सामाजिक व्यवस्था में अपनी एक आवाज़ बनने का जो संघर्ष है वो हम बी.आर. विप्लवी में देखते हैं। बी.आर. विप्लवी एक गांव से निकलते हैं और गांव से होकर वे गांव में ही एक तरह से जमे हुए हैं। भले ही लखनऊ में रहते हैं, लेकिन उनके मन के भीतर जो गांव है वो अपनी संरचना में, उनकी शायरी में
लगातार आता है और वे सवाल खड़े करते हैं, लगातार उन्हीं संरचनाओं के टूटने का सवाल खड़ा करते हैं। B.R. विप्लवी साहब का कई स्तरीय काम है और मैं समझता हूँ कि चिंतन की दिशा में उनका एक बड़ा काम है। वे मानते हैं कि जो संस्कृति हमारे ऊपर थोप दी गई है, उस संस्कृति ने हमारी मनुष्यता को खत्म कर दिया है। जो संस्कृति हमारे ऊपर थोपी गई है, उसने हमारे भीतर से इंसानियत का वो जज्बा छीन लिया है जिसके बगैर न कोई समाज महान बन सकता है, न कोई देश महान बन सकता है, न कोई नई दुनिया बनाई जा सकती है। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर उनका चिंतन रहा है और वे पेशे से इंजीनियर रहे हैं, रेल प्रशासन में बड़े पद पर रहे हैं, मुगल सराय के ADRM रहे हैं, दानापुर के ADRM रहे हैं और चीफ संरक्षा अधिकारी गोरखपुर डिवीज़न के रहे और वहाँ से उन्होंने सेवानिवृत्ति ली। लेकिन उनका मन मिजाज हमेशा शायरी में लगता रहा है। एक शायर के रूप में उन्होंने अपनी एक पुख्ता पहचान बनाई है। पुख्ता जब मैं कहता हूँ तो इसलिए कि उनको शायरी की कोई परंपरा नहीं मिली, लेकिन उन्होंने एक अपनी लकीर खींच दी है और वह लकीर इस बात की है कि वे वंचना के सवाल को तो उठाते ही हैं, लेकिन बहिष्करण को बहुत शिद्दत के साथ अपनी शायरी में दर्ज करते रहे हैं। वे मुक्त छंद की कविताएं लिखते रहे हैं। प्रवंचना नाम का उनका एक खंड काव्य ही है और उसके बाद जब वो शायरी में आए, जिस तरीके की शायरी वे करते हैं वो एक उस्तादाना शायरी उसको हम कह सकते हैं। उसमें रदीफ काफिया और शब्दों का जो गठन है वो अपने आप में एक विलक्षण पहलू है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और आने वाली आलोचकों की पीढ़ियाँ ज़रूर उस पर ध्यान देंगी। आज हम जो बातचीत विप्लवी साहब से करेंगे वे बातें उनके जीवन से तो निकलेंगी ही, उस लोक संस्कृति को छूते हुए निकलेंगी जो उनको विरासत में मिली अपने बाबा से। कबीर पंथ की जो बाणियाँ मिली, कबीर की जो बाणियाँ मिली और कबीर को लेकर जो इनका अपना लगाव रहा है वह भी उसमें होगा और शायरी भी होगी। और आज के जो कुछ सवाल हैं जो साहित्य में ज़रूरी तौर पर उठाए जाने की ज़रूरत है, लेकिन वे सवाल लगातार हाशिए पर ही पड़े हुए हैं, उन पर हम बातचीत करेंगे। विप्लवी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। विप्लवी साहब, आपका जो पूरा जीवन रहा है वो पूर्वांचल के इर्द गिर्द गुजरा है। जी। पूर्वांचल में बनारस और उसके आसपास के इलाकों से आप बहुत गहराई से शिद्दत से जुड़े रहे हैं। जन्म भी आपका लाहौरी काशी में ही हुआ। जी। तो सबसे पहले तो मैं उस परिवेश के बारे में जानना चाहूँगा, जो परिवेश आपको बचपन से मिला और कैसा संघर्ष फिर शुरू हुआ उस परिवेश में आपका। पहले तो आपके गांव के लोग, जो चैनल है और जो वेबसाइट है, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, जिन आवाज़ों को नेशनल लेवल पे भी नहीं लिया जा रहा है, उन आवाज़ों को इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहिए था और ये काम आप कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत आपका मुबारकबाद करता हूँ। मेरा जन्म गाज़ीपुर में हुआ, तो वहाँ का क्या माहौल था, किस तरह परवरिश हुई, किस तरह की चीज़ें जो है जाति पर, जैसे आपने बहुत लंबा इंट्रोडक्शन दिया, अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, तो खाली पूर्वांचल नहीं बल्कि ये रोग जो है पूरे भारतवर्ष में है, किसी न किसी रूप में। ये पूर्वांचल में ही नहीं है, भारतवर्ष में है। और जैसे आपने वो लाइन कोट की, पूछकर जात घराने मेरे, सब लगे ऐब गिनाने मेरे। जब तक आपकी जात ही नहीं मालूम होती है तब तक आप जो है को एक डिफरेंट उससे देखा जाता है। और जहाँ जात ही मालूम हो गई
एकदम हमारा चश्मा ही जो है नंबर बदल जाता है उसका, हम दूसरे तरह से देखने लगते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इसीलिए कहा कि जाति कोई क्लब नहीं है, कोई काउंटी की वॉल नहीं है, दीवार नहीं कि जिसको ढा देंगे तो खत्म हो जाएगा। ये कहते हैं वो कि ये एक धारणा है, उस धारणा को बिना बदले हुए आप खत्म नहीं कर सकते। ये कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है, फिजिकल एंटिटी नहीं है कि इसको आप जो है ढा देंगे और ख़त्म हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण ये है कि किसी आदमी ने, उसके घर मेहमान आया तो उसने बहुत बढ़िया मटन बनाया, खिलाया उसको, बड़ा खुश हुआ। उसने कहा बहुत अच्छा मटन है ये। फिर 3 दिन के बाद उसने उसको फ़ोन किया, बोला क्या हाल चाल है, सब बढ़िया है। तो उसने कहा कि भाई वो जो मटन बनाए थे यार कहाँ से मंगाए थे, बहुत बढ़िया मटन था। तो उसने कहा कि वो एक्चुअली जो है वो देखो इस इलाके में लोग बुरा मानते हैं लेकिन वो जो है कुत्ते का मटन था वो। अच्छा। और कुत्ते का मटन इतना बढ़िया बना था कि आप उसको जो है पहचान ही नहीं सकते। और वो आदमी जब ये बात सुना तो उसे तुरंत जो है उल्टी और दस्त होने लगा। तो ये चीज़ ये है कि ये मनोविज्ञान है, ये मन पे प्रभावित करने वाली जो है मन की ग्रंथि है। ये इसका फिजिकल उससे कोई नहीं है कि वो कुत्ते का था या किस चीज़ का था। ज्यों कुत्ता हमने नाम सुना हमारे मन में एक विकार पैदा हो गया और उस विकार ने हमको क्या किया, पूरा वोमिटिंग और तरह तरह की चीज़ें पैदा कर दिया। तो कहने का मतलब कि जाति जो है एक धारणा है, हमने जो है पहले से पूर्वाग्रह बना रखा है कि फलां जाति का होगा तो ऐसा ही होगा। बोले भाई यादव है तो यादव तो बहुत ही एग्रेसिव होता है, मार धाड़ करने वाला होता है, र्यूड होता है। धारणा बना लिया हमने, ऐसा नहीं है। ऐसे ललई सिंह यादव ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, इतने A1 नंबर के इंसान थे और हको हुकूक के लिए हमेशा लड़ाई किया उन्होंने, हिंसा नहीं किया कभी। तो कैसे हम कह दें भाई कि वो सब जो आपने फार्मूला बना रखा है, तो हम जो है कोई फार्मूला गढ़ लेते हैं और उसी सांचे में देखते हैं लोगों को कि भाई ये वो वाला है ऐसा होगा, वो वाला है ऐसा होगा। हम जो है चीज़ों को उनके वस्तु स्थिति को देख करके, उनकी प्रेजेंट टाइम की स्थिति को देख करके उसके गुण दोष के आधार पर विवेचना नहीं करते हैं। ये जो है हम लोगों के संस्कार में जो है ये ऐसा घोल दिया गया है, ऐसा बता दिया गया है कि ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी होती है। और जबकि साइंटिफिक टेम्पर की बात जो है वो ये है कि खुद देखो, जानो, जान लो तब मानो कि ये ऐसा ही होता है। तो जहाँ हम पैदा हुए थे वहाँ का माहौल जो है गाजीपुर ज़िले का एक तरह से ज़मींदाराना माहौल था। गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट आपको पता होगा बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है। ये जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये मुगलिया सल्तनत में भी ये जो है एक जो है बंदोबस्त के लिए, ज़मीन बंदोबस्त के लिए और प्रशासनिक बंदोबस्त के लिए एक हेड ऑफिस हुआ करता था गाजीपुर। तो वहाँ क्या हुआ कि जो है शुरू में राजे रजवाड़े, बाद में नवाब, देखिए मतलब जो है धर्म बदल गए, सल्तनतें बदल गईं, लेकिन उनकी चाल ढाल, उनकी करतूतें जो है वो वैसी की वैसी रही। आपने अगर जो है जमींदार का नाम नवाब कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है रियाया को? रियाया तो रियाया ही है, प्रजा तो प्रजा ही है, वो तो वैसे ही भुगत रही है। जो जमींदार साहब मुसुक बांध करके पीटते थे लगान के लिए, वैसे नवाब साहब पीटते हैं, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा है, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा है। ये हम लोग जो हिंदू मुसलमान करते हैं ये सब एक तरह से ये क्रिएटेड है सब, कि हम जो है वो प्री रिक्विजिट धारणा बना दें लोगों की कि भाई ये है तो ऐसा ही होगा, जबकि ऐसा है नहीं। अब मैं बचपन की तरफ आपको ले चलूँगा फिर से जी, कि वो जो परिवेश है
गाजीपुर अफीम फैक्ट्री के लिए भी जाना जाता है जी। और मुझे लगता है कि वहाँ के किसान और खेतीहर जितने भी रहे हैं किसी न किसी रूप में उस पूरे उससे, तो एक तो वो सामाजिक परिवेश जिसमें आप पैदा हुए, जिसमें आपको लगा कि अब हम खेल कूद रहे हैं, हमारे मित्र बन रहे हैं, अगर उतनी यादें हैं तो कैसा माहौल था। और जो आपने सुना कि आप जब पैदा हुए तो ये हालत थी, माता पिता आपकी कौन थे, कैसे लोग थे, क्या करते थे, और फिर जब आप बड़े होने लगे तो कैसा, ये माहौल जो है बहुत ज़रूरी है जिससे। हाँ देखिए, जो बचपन की कहानी है या बचपन में जो कहानी सुना अपने पुरखों की, वो बड़ा भयावह समय था। खेती नाम मात्र की बस्ती, दूसरे की ज़मीनों में लोग बसाए गए थे। वो ज़मींदार आके जब चाहे धमकी दे जाए कि तुम खाली करो इसको, ये हमारी ज़मीन में है, और उसके बदले जो है आपसे बेगार, ये बहुत ही आम बात है। ठीक, हमारा जहाँ तक सवाल है, हमारे लिए सौभाग्य की बात कहें कि करीब 4 पीढ़ियों से लोग कलकत्ता में आ गए थे। जब से समझ लीजिए कि 1600-1700 के बाद जो है, सन 1600-1700 के बाद जब मशीन युग स्टार्ट हुआ ब्रिटेन वगैरह में 1600 के बाद, उसके बाद मशीनें जो है इधर भी आ गई, आपके कलकत्ते में भी 1700-1800 में जूट मिल जो है, वो जूट मिल लगाई गई। तो उस जूट मिल में जो है लेबरों की भारी ज़रूरत थी। तो पूर्वांचल के जितने लेबर थे, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, ये लोग जो है उसमें एम्प्लॉयमेंट आराम से मिल जाता था। एम्प्लॉयमेंट, हम अगर उसमें नौकरी कर रहे हैं, हमारा कोई भाई है, उसको लेके गए, उसी को भी लगा देते थे, उसके बच्चे को भी लगा देते थे। लेबर का काम जो है था वहाँ, ज़्यादातर तो लेबर हो जाते थे, फिर उसके बाद जो है उसी में मेट हो जाते थे। हैं, तो ऐसे करके तो हमारी जो है, हमारे जो ग्रैंडफादर थे, उनके फादर, मैंने आपके ग्रैंडफादर, हाँ ग्रैंडफादर, वो भी जूट मिल में थे। और ताज्जुब की बात है कि हमारे जो ग्रैंडफादर थे, उनके चाचा पढ़ना लिखना वहाँ सीख गए थे अपने प्रयासों से। अच्छा। और उन्होंने फिर हमारे ग्रैंडफादर को पढ़ाया। जब ग्रैंडफादर हमारे बच्चे थे, मतलब वो 12-14 साल के, तो वो गए अपने चाचा के यहाँ और पिताजी के यहाँ, तो उन्होंने वहाँ जो है वो वहाँ पर पढ़ाई शुरू करने के पहले एक पढ़ाया जाता था मंत्र, रामागति देहु सुमति। अच्छा। हाँ, ये प्रार्थना होती थी, रामागति देहु सुमति, ये कहवाया जाता था। ठीक है। और ज़बान तोड़ने के लिए वो तरह तरह के शब्दों का जो है वो था, उसको अभ्यास कराया जाता था। एक बांस का है, हम लपंगब लपंगब लपंगब, लपंग के ऊपर उपंगब 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 है। ऐसे राजा टेकारी सिंह के बाग में एक आम गिरा, टपकमल टपकमल टपकमल, लपक बकुलिया लपक, अब न लपक बीत लपक भी कप। ये जबान जो है तोड़ने के लिए इस तरह के अभ्यास उन लोगों को करवाए जाते थे। ये हमारे ग्रैंडफादर सुनाया करते थे, इसलिए मुझे और भी बहुत सी चीजें। तो ऐसे माहौल में जो है उन्होंने ये रामचरितमानस तो उस टाइम में खूब फेमस हो गया था, तो वो बाँचते थे, हैं, कठिन भूमि को मलपदगामी वगैरह वगैरह सुनाते रहते थे। तो ग्रैंडफादर को दिखाई दिया कि पढ़ने लिखने का बड़ा फ़ायदा है, तो फिर अपने बच्चों को उन्होंने बाकायदा, जो हमारे फादर थे उनको, हमारे चाचा को, लड़कियों को नहीं पढ़ाया। ये गड़बड़ था। तो उतनी चेतना नहीं थी, लोगों ने समझा लड़कों को ही पढ़ा लिया, चलो यही बहुत है, वही। तो हमारे ग्रैंडफादर फिर उस ज़माने में BHU से ग्रेजुएशन करा। अच्छा। हाँ, और कई जगह अपॉइंटमेंट ऐसा बताते हैं कि हुआ था। वो उनको हमारे ग्रैंडफादर मकान बनवा रहे थे, ये कच्चा मकान, उसमें कुछ मदद करने गए और उनको जो है सांप ने, मिट्टी में से ही सांप ने काट लिया और डेथ हो गई। तो मैं 1 महीने का था, तो मुझे नहीं मालूम कि पिता किस जीव का नाम है। मैंने आपके पिता या आपके दादा? मेरे पिता। आपने अभी ग्रैंडफादर का? ग्रैंडफादर तो जिंदा रहे
और लेकिन पिता ग्रैंड गुजर फादर ने ही हम लोगों को ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई में और हर तरह मॉरल सपोर्ट दे करके यहाँ तक पहुँचाया। जो कुछ हम लोग बनाए हुए हैं ग्रैंड फादर। जी। तो वो क्या, उनकी क्या खासियत थी, और जैसे किस तरह की बातें वो तो हमारे ग्रैंड फादर जो है वो थोड़े पढ़े लिखे होने के कारण भी उनको अपने हक हुकूक के प्रति जो है वो सचेत थे। तो हमारे यहाँ जो तथाकथित जमींदार थे उन्होंने हमारे खेत को और एक कटहल का बागीचा था, वो कुआं, ये सब कब्जा कर रखा था उन लोगों ने। वो बोले कि नहीं, कागज में हम लोगों का नाम है। तो हमारे ग्रैंडफादर फिर कचहरी का चक्कर लगाने लगे, पता लगाया कि बोले कि नहीं ये तो नहीं है, तो मुकदमा दर्ज करवाया उन्होंने। मुकदमा तो करीब मुकदमा 5 साल 7 साल मुकदमा चला, तो जीत हुई, हम लोगों की जीत हुई। तो फिर हम लोगों ने कब्जा लिया। तो कब्जा लिया तो थोड़ा सा जो इकोनॉमिकल स्थिति, खेती बाड़ी आई तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा ही, ये था। और प्लस जो है बीच बीच में वो कलकत्ता भी चले जाते थे। अच्छा। हाँ, जब जो है सीजन इधर का ख़त्म हुआ तो कभी अपना 4 महीना 6 महीना उधर भी रहे, यहाँ ज़रूरत हुई तो यहाँ आ गए। तो इस तरह से, लेकिन एजुकेशन के लिए उन्होंने छोटे छोटे गांव में ठेके लेते थे। किसी घर बनाना है, ठेका ले लिया, उससे पैसा हुआ तो फादर को पहुंचाने बनारस चले गए पैसा कि भाई दे आए, लड़का पढ़ रहा है, इस तरह से। तो हम लोगों को जो है वो पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते थे। वो कहते थे देखो अगर फर्स्ट नहीं आए तो मैं पढ़ाई छुड़ा दूंगा। अच्छा। ऐसा धमकी। तो हम लोग एकदम डरे रहते थे कि अगर कम नंबर हुआ तो क्या होगा। तो उसका परिणाम होता था कि जो जनरल की मेरिट थी उससे हम 100 नंबर आगे, 500 नंबर में अगर 300 नंबर जनरल का हाईएस्ट होता था तो हम 450 नंबर पाते थे। और पूरे एरिया में जो है मतलब पढ़ाई के कारण, और पढ़ाई के कारण जो हमारे गुरुजी लोग थे वो भले सवर्ण हो अवर्ण हो, कोई बहुत ही मतलब प्यार करते थे और प्रोत्साहित करते थे, बहुत प्रोत्साहित करते थे। हमारे यहाँ एक प्रिंसिपल साहब थे, BN सिंह नाम था, बद्रीनाथ सिंह। वो जो है तो उनका बेटा मेरे साथ पढ़ता था। वो हमेशा कहते थे कि तुम तो प्रिंसिपल के लड़के हो, ये तो जो है किसान का लड़का है, देखो और शर्म करो, कि जो इस तरह उसको वो प्रेरित करते थे हैं। और हमें वो 4 बजे के बाद कहते थे कि तुम सब बच्चों के साथ नहीं भागोगे घर, ये लाइब्रेरी बनी हुई है, इसमें आओ, यहाँ बैठो, पढ़ो। और साहब उस जमाने में रविवार पत्रिका, दिनमान पत्रिका, ये जो है धर्मयुग, ये सब दे देते थे, कहते थे ले जाओ इसको घर पे पढ़ना। वो मेरे समझ नहीं आता था, वो मैंने 9वीं क्लास के बच्चे को कहाँ हवा लगती थी। तो मैंने एक रामशरण पांडे जी थे, हमने कहा कि ये तो बहुत कठिन है सर, हमको कहाँ समझ में आता। कह रहे तू पढ़ते रहो ना, पढ़ोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो फिर उन लोगों ने एक जो है प्रतियोगिता हुई, ये भाषण देने की प्रतियोगिता बच्चों की होती थी, ठीक है, व्याख्यान की। तो उसमें क्या होता था, वहीं बैठा के विषय दे दिया, जो है एक विपक्ष में बोलना है, एक पक्ष में बोलना है। तो उन्होंने कहा कि तुम सही रहोगे। तो वहाँ जो है खैर वहाँ हमने जीत लिया। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ तो जो हमारा पार्टनर था जो है वो जो उसमें विषय दिया होता है कि गांधी जी का जो है योगदान जो है स्त्रियों के लिए मतलब अच्छा रहा या ख़राब रहा, पक्ष विपक्ष में बोलना था। तो हमारा जो पार्टनर था तो वो खड़ा हुआ, बड़ा इंटेलिजेंट लड़का था, बोल ही नहीं पाया लेकिन कुछ। तो हम लोगों के टोटल नंबर जो है कम हो गए, तो हम लोग हार गए वहाँ। लेकिन मेरे लेक्चर के कारण वहाँ मुझे विशेष पुरस्कार दिया गया। अच्छा। वो पुरस्कार वहाँ सृजित नहीं था, उन्होंने कहा नहीं इनको जो है ये मतलब आउटस्टैंडिंग है, बिल्कुल ऐसा कोई नहीं। तो इस तरह से तो टीचर्स लोगों का ये जो है प्रोत्साहन था, जिन्होंने मैगजीन दे करके और प्रोत्साहित करके बढ़ाया। तो हमारे कहने का मतलब कि दोनों तरह का माहौल था। एक तरफ तो जमींदाराना माहौल गांव में उस तरह का, जात पात ये वो था, ठीक है। और एक तरफ जो है जब आप एजुकेशन में जब आगे होते हैं, जब हुनर कोई होता है, तो आपकी इज्जत मान मर्यादा थोड़ी अलग तरह की हो जाती है। अब जैसे हमारे ग्रैंडफादर थे, वो ऑल इन ऑल थे, समझिए इंजीनियर थे वो उस जमाने की। वो चाहे वो टोकरी बुनना हो
है, चाहे कुआं खोदना हो, कुएं में नीचक डालना हो, कुएं में जो है जोड़ाई करनी हो, किसी का घर बनाना हो, किसी के घर की नाप बतानी हो कि कितने बाई कितने का बनेगा, कहाँ आंगन रहेगा, कहाँ क्या रहेगा, वो गांव के पूरा इंजीनियर थे। तो उनकी इज्जत जो है भी होती थी। सारे जात के लोग आकर के पूछते थे कि चचा जरा चलो हमको बता दो कैसे बनेगा। उस टाइम के लोग इतने चालाक भी नहीं थे, कोई एक आध चालाक आदमी हो गया तो सब उसी के पास पहुंच रहे हैं। तो ऐसा मिला जुला माहौल था। लेकिन जो जातीय उत्पीड़न है वो तो सुनने में आता था, होता रहता था। ऐसा नहीं है कि जो है सब कुछ अच्छा ही नहीं था। अगर एक आदमी ने एजुकेशन ले लिया और कुछ अच्छा कर लिया तो ऐसा नहीं है कि पूरे समाज में अच्छा ही हो रहा था, ऐसा नहीं था। वहीं हमारे ही बस्ती में बहुत से लोगों को बाबू साहब आ करके जो है कई लोगों को तो उजाड़ के चले गए। वो घर उनके खेती में काम करने में देर कर दिया, उसका जो है उजड़वा दिया, जो है उसकी मड़ैया उजड़वा दिया। और वो लोग जो है रात में कांपते हुए रोते रहे 2-3 दिन तक। फिर उन्होंने बनाया, हालांकि उनको वहां से निर्वासित नहीं किया, केवल उजाड़ दिया धमकाने के लिए। तो ये सब भी होता था। आप जब आगे पढ़े, रेलवे की नौकरी में आने के पहले रेल यात्रा कब किया? रेल यात्रा सबसे पहले मैंने किया 3री क्लास में मैं था। 3री क्लास में था तो उस टाइम में देखिए कि गरीबी तो थी, कपड़ा नहीं, भाड़ा नहीं। तो एक स्कूल खुला था, वो जो है शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चों को एजुकेशन देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ स्कूल चिन्हित किए गए और वो खोले गए। ठीक है। तो सैदपुर के पास एक कटघरा गांव था, वहाँ पर एक स्कूल खुला था, पतिराम मास्टर साहब जो है वो खोले थे। तो मेरे ग्रैंडफादर की जान पहचान के थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि ये बच्चे जो है यतीम बच्चे भी हैं, इनके फादर नहीं हैं, तो इनको लेके आना। तो हम इनका इस स्कूल में भले नाम नहीं है, लेकिन हम इनको यहाँ से ड्रेस मिल रहा है, ड्रेस दिलवाएंगे। अच्छा। तो हमारे ग्रैंडफादर ने कहा कि भाई चलना है तराव स्टेशन से और सैदपुर की यात्रा करनी है हमको, जो है रेलवे से। हाँ, 2 स्टेशन, 35 पैसे टिकट होता था। तो हम लोग बड़ी उत्सुकता से जो है करीब 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल के आए पैदल, एकदम दुरुस्त होकर नहा वहा करके हैं कि अब जो है कैसी ट्रेन होती है ये देखना था, कैसे चढ़ा जाएगा उसमें। वो हमारे ग्रैंडफादर सिखाते हुए लाए कि देखो शिकंजा को छोड़ना मत, चढ़ जाना पकड़ के, नहीं तो तुरंत गाड़ी खुल जाती है, 1 मिनट भी नहीं रुकती है। ये वो सब पूरा सावधानी उन्होंने। तो हम और हमारे भाई साहब दोनों जो है गए, तो टिकट लिया गया। टिकट लेने के लिए जो है बोले कि टिकट जाओ ले आओ। तो हम लोग जो है तो डर रहे थे, बड़ा बाबू तो जो है अभी डांट देगा, क्या करेगा। हमने कहा बाबा आप ही ले आओ जाके, बाबा कहते थे। तो बाबा जो है टिकट ले आए, 3 टिकट लाए, एक अपना 2 हम लोगों का। तो हम लोग जो है चढ़ गए, गाड़ी में आई। तो उस समय 2nd क्लास भी होता था, उसमें जो है 2nd क्लास 3rd क्लास। तो 3rd क्लास जल्दी ही ख़त्म कर दिया गया, 2nd क्लास रह गया था। तो चढ़ गए हम लोग जनरल में, चढ़ करके एक स्टेशन गए, फिर वहाँ से 4 किलोमीटर पैदल गए। तो वो ड्रेस हम लोग को मिला, ओ क्या खुशी थी, क्या खुशी थी। वो तो मैं चीफ इंजीनियर बन गया तब भी वो खुशी नहीं मिली। वो पहली क्या ड्रेस मिला था, वो एक जो है शर्ट और एक हाफ पैंट। और साहब उसको स्कूल से आते थे तो पूरा बाकायदा उसको चपत करके पूरा रख देते थे उसको कि ये खराब न होने पाए बिल्कुल है, और उसको स्कूल के काम में ही लेना है ऐसा। तो वो रेल यात्रा जो है ऐसी ही थी पहली यात्रा। और फिर तो मुझे क्या मालूम था कि रेल ही में फिर जो है मुलाजिम हो गए हम। आपके बचपन में जो लोक संस्कृति थी जी, वो कैसी लोक संस्कृति थी? क्या नाच कुदैया, बिरहा गाना, किस तरह की बैठक बाजियाँ होती थी? अरे साहब कहिए मत, ये मस्ती के दिन थे। सारे दुख एक तरफ, वो जो अत्याचार, जाति अत्याचार है, गरीबों के अत्याचार हैं, लेकिन गरीबों ने अपने मस्ती से जीने के रास्ते ईजाद कर लिए थे, खोज लिए थे। उनकी अपनी दुनिया थी। एक चीज़ यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे लोग कहते हैं ना कि दलितों को लोगों ने बाहर खदेड़ करके कर दिया,
मैं इसमें थोड़ा सा सहमत नहीं होता हूँ, इसलिए कि जब दो आदमियों से विचार नहीं मिलते हैं, ठीक है, हमारी संस्कृति अलग है, बिल्कुल हमारा रहन सहन अलग है, हमारी धार्मिक मान्यताएं भी अलग हैं, तो कबीरदास कहते हैं ना कि कैसे तेरा मेरा मनवा एक हो रे, तू कहता कागज की देखी, मैं कहता आँखिन की देखी, मैं कहता हूँ जागत रही हो, तू कहता है सोए रे। तो जब मन ही नहीं मिल रहा है तो हम एक साथ कैसे रह सकते हैं? तो हमने जानबूझ करके जिनके साथ रोज उठना बैठना है, उनसे अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, मान्यताएं अलग हों, तो रोज झगड़ा होगा। तो इसलिए अच्छा हो कि हम अलग ही। तो हम अपनी जो बस्तियों में खूब आज़ाद थे, वहाँ तक हम आज़ाद थे, जब तक कि कोई ठाकुर कोई पंडित आकर के गरियाए ना, इंटरफियर न करे, तब तक तो हमारी आज़ादी रहती थी। ये उस टाइप का होता था जैसे कि पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो जाए, वैसा माहौल हो जाता था जब वो आके गरियाता था, ए रमदेवा रे आओ, तो वो एकदम से सख्ते में आ जाते कि हमारी आज़ादी पे किसी ने जैसे कुठाराघात कर दिया। तो उस समय लोक संस्कृति की जो आप बात कर रहे हैं, खूब मस्ती थी, ठीक है। और गाना, ये बिरहा आपका जो है, बिरहा सुनने के लिए 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पैदल चले जा रहे हैं, बिरहा आज हो रहा है, बुल्लू का बिरहा आज हुआ है, चलो भाई सुनने चलना है, ठीक। नौटंकी आई है आज जो है खैरुल्ला भाण की, वो देखना है, आज ड्रामा होगा हर राजा हरिश्चंद्र का है, ये देखना है। और मस्ती थी, ठीक है। चमारों के यहाँ चमरऊ नाच होता था, वो डफले पे, क्या बढ़िया, अरे पूरा वृत्त में, जब वृत्त में घूम करके नाचते थे, और क्या मतलब जो है बढ़िया डांस होता था। तो गोंडऊ नाच होता था, गोंड लोगों का जो है, धोबियऊ नाच होता था। तो अलग अलग तरह के जो है लोगों ने अपने अपने खुशी के लिए सब लोगों ने खोज रखा था, किसी के मोहताज नहीं थे इस खुशी के लिए, जो आंतरिक खुशी है। लेकिन जो फिजिकल खुशी है वह तो जो है धन दौलत से होगी, वो तो जर जमीन से होगी। अब उस पे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, तो वो तो या तो सरकार बहादुर दिलाए या आप लड़ करके उसको हासिल करिए, वो एक अलग चीज़ है। तो लोक संस्कृति की जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि स्थिति जो है बहुत अच्छी थी, और लोक संस्कृति के वारिस एक्चुअली कहिए तो यही दलित बहुजन ही हैं। 85% के लोग जो हैं, इन्हीं के पास जो है वो संस्कृति है, इन्हीं के पास वो कलाएं हैं। आज भी देखिए, आज देखिए जैसे आपके अयोध्या के पास फैजाबाद जिला है, ये लोग एक डांस करते हैं, वो लाठी पर जो नाचते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फरुआई। कौन लोग हैं वो? उस तरह के कौन हैरत अंगेज कारनामे कौन दिखा सकता है? कौन नट जो है रस्सी पर नहीं जो है जो डांस करता है, वो नट के अलावा कौन कर सकता है? इस तरह के जो खेल करते थे, इस तरह की चीज़ें। और जो है ये जादू वाले, मदारी वाले, बंदर नचाने वाले, भालू नचाने वाले, भालू से लड़ाई करता था मेले में, हैं भालू की भाइयों, अब भालू से जो है हम मल्ल युद्ध करेंगे, कुश्ती करेंगे। तो लोक संस्कृति तो अपने पास ही थी, ये मैं मोटा मोटा कह सकता हूँ। लोक संस्कृति का आपने अपने लेखन में कुछ इस्तेमाल किया? बहुत किया। कहाँ, किस रूप में? इस रूप में किया कि देखिए, जो छोटी छोटी जैसे कहानियाँ, जैसे मेरी कहानी एक मोतिया बिन है, उसमें गांव में जो है एक श्रवण कुमार का आदमी होता है, वो न हिंदू है न मुसलमान है, वो मुसलमान के यहाँ भी खाता है, हिंदू के यहाँ भी खाता है, नमाज भी पढ़ता है और हनुमान चालीसा भी पढ़ता है। अलग एकदम कैरेक्टर है उसका जो है, ठीक है। कलमा पढ़ता है, और कलमा आके सुनाता हमको कि कलमा ऐसे पढ़े, तो बताता कहानी की फला फला जगह जा रहे थे, और वहाँ जो है सब, वहाँ सब हूरें निकल गई जो है उसके कुएं से, और कुएं की जगत पे आके बैठी थी सब। और मैं तो भैया डर गया, फिर मैंने कलमा पढ़ना शुरू किया। हमने कहा चाचा कलमा कैसे पढ़ते हो? तो अपना पढ़ के बताया जैसे कलमा होता है। तो ये सब चीज़ें कहानियों के जरिए, लेखों में भी जहाँ ज़रूरत जैसी पड़ती है। देखिए, कोई भी राइटर होगा, कोई भी थिंकर होगा, कोई बातचीत करने वाला कहाँ से चीज़ों को लाएगा? जिसमें पला बढ़ा है, जो उसके रग रग में है, वही ना आएगा उसमें।
आप बनाना चाहोगे तो नहीं बनेगा, जो नेचुरल है वही आएगा। जी। तो लोक संस्कृतियां इस रूप में जो है कहानियों में, यात्रा वृतांतों में, आप देखिए यात्रा वृतांत में है मोरा हेरा हेराए गए कचरे में है, कैसे जो है उसको आरोपित किया गया वहाँ कुंभ मेले में। कुंभ मेले का आपने पढ़ा था, आप जी। पहले आदमी जिन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था कि भाई ये तो अद्भुत है कथा है, गूलर के कीड़े। तो वो सब चीज़ें जगह जगह आती रहती हैं। जी। आपने एकदम से अलग विधा चुनी गज़ल की, वो हम लोगों के लिए थोड़ी अनयूजुअल इसलिए थी कि गज़ल के लिए कोई बिल्कुल पेरीफेरी में इस तरह की परंपरा नहीं थी। जी। लेकिन आपने चुनी, और चुनी ही नहीं, आपका अभ्यास और आपकी शिद्दत इतनी गहरी है कि उसमें आपकी एक अपना आपका मीटर है, समझ है, और उसकी पूरी बनावट है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन रास्तों से होकर आपको गुजरना पड़ा? देखिए गज़ल के जो शेर होते हैं और जो दोहा होता है, वो दोनों की जो एक्सप्रेशन की ताकत है, अभिव्यक्ति की जो ताकत है, लगभग एक ही तरह की है। तो मुझे लगा कि या तो दोहों में बात की जाए या शेर में बात की जाए, तो एक पूरी बात 2 लाइन में वो आ सकती है। ठीक है। तो मैं अक्सर रेडियो से, उस ज़माने में रेडियो ही होता था, सुनता था, तो मुझे लगा ये कोई विधा है। मुझे नहीं मालूम था कि ये गज़ल है कि क्या है, लेकिन मुझे लगता था कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें तो पूरी बात कह रहा है और ऐसी ऐसी बात कह रहा है कि कलेजे पे हाथ रखना पड़ता। अरे वाह, क्या बात कह दिया, क्या बात कह दिया। तो मुझे उसका जो असर पड़ा, मैंने सोचा कि इसमें लेखन किया जाना चाहिए। ठीक है। और फिर कबीर का जो दोहा था, ऐसी ऐसी बातें कह दिया उन्हें। कुछ मैंने दोहे भी लिखे, तो दोहे भी उसी तरह इफेक्टिव हैं जैसे शेर हैं। अब शेर में जो है चूँकि पूरी गज़ल कहनी होती है, ठीक है, तो शुरू में मुझे मीटर का भी नहीं मालूम था कि क्या होता है उसमें, जो है किस तरह से काफ़िया होता है, क्या रदीफ़ होता है, क्या तरतीब होती है, क्या मीटर होता है, ये नहीं मालूम था मुझे। लेकिन मैं एक तरह से ये होता है ना, जिस चीज़ से प्रभावित होते हैं उसके कुछ अंश आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर एब्जॉर्ब करके कुछ अपनी चीज़ों को ले करके वो आप उसमें बनाते बिगाड़ते रहते हैं। वो बनाने बिगाड़ने का काम चल रहा था। 1980 के बाद से ये काम शुरू हो गया था। 1980 तक दुष्यंत कुमार का नाम बहुत रोशन हो चुका था। इमरजेंसी 75 के बाद में जो है वो आए, हाँ, वो उनका शेर बड़ा मशहूर हो गया था कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए है, और हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, इस तरह का है शेर उनका। तो वो सबसे प्रभावित होकर के जो है मैं लिखता रहा। तो मैं लगभग एक किताब के बराबर मटेरियल तैयार हो गया। तो यहीं लखनऊ में हमने जो है करीब 1994 में एक किताब छपवाई, जिसका नाम रखा तिश्नगी का रास्ता। तिश्नगी का रास्ता, तो तिश्नगी ही नहीं समझ में आया लोगों को। हमने भी नाम तो रख दिया, उर्दू से प्रभावित। उर्दू चूँकि भाषा ऐसी है जिसमें लचक है बहुत ज़्यादा, और वो लचक जो है मीटर को और काफिया को और रदीफ को बरतने में बहुत सहूलत करती है। आप हिंदी में गज़ल कह सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन वो बात जो है आने में कहीं 90% बाधा पड़ती है शब्दों के कारण, लचक नहीं है उसमें। आमतौर पर तिश्नगी को शराब के संदर्भ में ज़्यादा उपयोग किया गया। जी। आपके यहाँ तिश्नगी का रास्ता जब मैंने गज़ल पढ़ी तो उसमें आपके कुछ निजी दुख दर्द थे। वो निजी दुख दर्द जो है सामाजिक व्यवहारों से पैदा होते दिखते हैं। जी। तो उसको किस रूप में आपने इस्तेमाल किया? तिश्नगी का मेरा अभिप्राय ये था कि
ये जो तृष्णा है, तृष्णगी जी, का जी। हिंदी है तृष्णा, हाँ, प्यार थर्स्ट, से। प्यास। ये प्यास जो है आदमी को बेचैन किए हुए है। कहीं धन की प्यास, कहीं जमीन की प्यास है, और बहुत तरह की। ये तृष्णा ही तृष्णा है, दुनिया में तृष्णा ही तृष्णा है, वो बुझती ही नहीं है। एक तो माने होता है रिक्वायरमेंट, जरूरत भर प्यास, और एक जो है ऐसी प्यास जो कभी बुझने का नाम ही नहीं लेती है, और कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसा हो जाए, हम ही दुनिया में सबसे बड़े हो जाए। मंजर एक बुलंदी पर और हम बना लेते, अर्श के उधर होता काश की मकान अपना। काश की मकान अपना। तो तो ये जो है अर्श के उधर जो मकान बनाने की जो तृष्णा है, वो आदमी को जो है दौड़ाए पड़ी है सारी जिंदगी उसी जद्दोजहद में कि हम अर्श के उस पार मकान बनाएं कि दुनिया में नायाब। ये तृष्णा है। इस तृष्णा को हमने उसमें रूपायित करने की कोशिश की है। वो करते हुए एक बार हमारी बरेली में पोस्टिंग थी, तो उन दिनों एक छोटा सा मुशायरा एक कवि मित्र थे, उन्होंने कहा कि आप भी आइए। हमारे डीआरएम महोदय थे, वो भी बड़े शौकीन थे, और वो तो बाकायदा उर्दू में ख़त व खिताबत उनके फादर के साथ जो होती थी वो करते थे। तो उन्होंने कहा कि चलिए चलिए हम भी चलेंगे। तो वहाँ प्रोफेसर वसीम बरेलवी, उनका भी आगमन होने वाला था। वो मेरे अंदर जो है ये था कि चलो इतने बड़े शायर हैं, उनसे मुलाकात होगी। ठीक है। के सिंह मयंक एक बड़ा नाम है। जी जी। के सिंह मयंक जी थे। ठीक है। और ये देवेंद्र आर्य जो है ये अभी, हाँ वो अभी वो भी हमारे हम उम्र ही थे, लड़के ही थे। वो उनको भी बुला लिया गया था। वहाँ गोरखपुर में उनकी पोस्टिंग थी, लेकिन वो तो ऐसे 5-6 लोगों का किशन सरोज हुआ करते थे, माने पूरे राष्ट्रीय स्तर के गीतकार। क्या गीत, एक से एक गीत लिखा उन्होंने। तो हम लोग बैठ करके जो है, तो अब इतनी बड़ी महफिल में मैं तो बिल्कुल जो है मुश्किल से 25 साल 28 साल का छोकरा, तो डर लगता था। तो मैंने एक गीत और कुछ दोहे जो मैंने बताया आपको, और एक गज़ल के 2-4 शेर सुनाए, टूटे फूटे जो भी थे। तो जब मुशायरा हो गया, बढ़िया ख़त्म हो गया वो गोष्ठी, तो वसीम साहब ने आके मेरे कंधे पर हाथ रखा, बोले बहुत बढ़िया सुनाया आपने। तो हमने सोचा मन रखने के लिए कह रहे होंगे, बड़े लोग हैं भाई। तो ना उस दौर में उनका बड़ा नाम था। तो कहें कि आप कभी मिलिए। उन्होंने कहा आप कभी मिलिए। हमने कहा अच्छा। फ़ोन नंबर ले लिया मैंने उनका। पहले वो लैंडलाइन वाले फ़ोन होते थे जी, तो उससे मैंने संपर्क किया उनको, तो उठाया उन्होंने। तो बोले कि अभी तो मैं आया हुआ हूँ नेपाल, कुछ समस्या आ गई है, हमारे उनका जो है मर्डर हो गया है, उनके जो साढ़ू भाई। तो 1 महीने के बाद मुलाकात हुई। फिर 1 महीने के बाद रिंग किया, तो उन्होंने कहा कि जो है अभी तो फ्री नहीं, मैं बताता हूँ बिप्लोई जी। तो मैं थोड़ा निराश भी हुआ। हमने कहा कि बहुत बिजी हैं, कहाँ मुलाकात होगी। और मैं भी अपने काम में था उस समय, मैं डिप्टी चीफ इंजीनियर हो गया था, तो मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां बहुत थी। ये सब काम के लिए तो अलग टाइम था नहीं। फिर 2-3 महीने बीत गए, बात आई गई, ख़त्म हो गई। तो एक दिन फ़ोन आ गया उनका, वसीम साहब का। उन्होंने कहा वसीम बरेलवी बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा, दुआ सलाम किया। हमने कहा हाँ सर। तो बोले कि आप आज शाम को कहाँ हैं? तो हमने कहा मैं तो बरेली में ही हूँ। तो बोले शाम को आ सकते हैं? हमने कहा आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा आइए, तो बैठते हैं, तो चाय वाय किया जाएगा। बड़ा खुशी हुई हमको कि आ गए, वसीम साहब का फ़ोन खुद ही आ गया हैं। तो उस दिन भी बहुत बड़ी खुशी हुई थी मुझे। तो उनके घर गया, तो जाड़ों के दिन थे, अपना अंगीठी सुलगा के बैठे हुए थे अपना। तो जब पहली मुलाकात हुई थी, तो तस्नीगी का रास्ता मैंने उनको दे दिया था, एक कापी। ठीक है। और तब उन्होंने कहा था कि मिलिएगा। और अब मैं जब 3 महीने के बाद मिला, तो उन्होंने कहा कि मैंने आपकी किताब पूरी पढ़ ली है। बोले कि बहुत ही अच्छे विचार आपके पास हैं जो
माने जो फैक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मीटर और जो गज़ल कहने की सलाहियत है उसमें थोड़ा सा सुधार हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो हमने कहा सर कैसे होगा? तब उन्होंने कहा कि देखिए उर्दू का जो व्याकरण है उसमें मैं आपको उलझाऊंगा नहीं, वो बहुत टाइम टेकिंग है। तो उन्होंने 2-4 हमारे शेर उठा करके बताए कि इसमें अगर ऐसे हो जाता तो ये हो जाता ऐसे। तो मेरी आंखें चमक गई बिल्कुल कि ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर जो है इस तरह से करके तो दिखाइए मुझे एक बार। फिर मैंने करके उनको बताया कि ऐसे ऐसे। तो बोले अच्छा बैठते हैं। तो एक दिन जो है उनको मैंने अपने घर ही बुला लिया। तो 4-5 घंटे हम लोग बैठे, तो वो सारी बारीकियों को धीरे 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 उन्होंने मुझे समझा दिया। और समझा क्या दिया फिर तो कहने ही क्या है। फिर तो ज्ञान चक्षु खुले। लेकिन ये है कि अब आप सहज तरीके से अपनी भाषा में तैर रहे हैं। वो जो जिसको मैं कह रहा हूँ कि जैसे आमतौर पर एक सामाजिक आलोचना होती है ना, एक सोसाइटी की आलोचना कि कैसे हमको भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा है या पड़ा, या आपके व्यवहार में इतने द्वैत हैं जिसका सामना हमको करना पड़ रहा है। दलितों पर अत्याचार और तमाम सारे जो बहुजन समाज हैं उनके भीतर की जो कई तरह की गुत्थियाँ और कई तरह के अंतर्विरोध हैं, वो सब आपकी गज़लों में आए हैं। और मैं समझता हूँ कि जब ये आता है, दलित साहित्य ने अपनी अनगढ़ता में अपना एक सौंदर्य शास्त्र डेवलप किया, लेकिन आपके यहाँ मजी हुई चीज़ आई। तो कैसे इसको साधा आपने? मैंने ये सोचा कि मेरे पास जो अनुभव हैं अगर उन्हीं को गज़ल में लाया जाए तो थोड़ी सी नई बात होगी। बाकी प्यार मोहब्बत और जुदाई और हिज्र ये तो होता ही रहा है, और मतलब 300 साल की शायरी में यही सब होता रहा है ज़्यादातर। जी, तो कोई क्रांतिकारी काम नहीं हुआ। मेरा ऐसा मानना रहा है शुरू से ही कि साहित्य का काम जो है केवल इसको मिजाजिया ही नहीं है, साहित्य का काम समाज को एक दिशा देने के लिए। लोग साहित्यकार को जिस सम्मान की दृष्टि से देखते हैं वह इसलिए कि वह समाज में जितने कन्फ्यूजन्स हैं उसको दूर करके एक रास्ता बताता है कि ये बेहतर रास्ता है, इससे चलना चाहिए। तो इसलिए हमने ये सोचा कि ये जो सामाजिक भेदभाव है जो कि प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है बिल्कुल, तो इसको जो है सामने लाया जाना चाहिए और ये गज़ल के माध्यम से भी लाया जा सकता है। तो वो चीज़ें, और चूँकि वो चीज़ें हमने भोगी हुई हैं तो वो मुझे लाने में कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और मैं इसको मिजाजिया की शायरी में ज़्यादा दिन टिक भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरा वो मिजाज नहीं था कि मैं उसी चीज़ से केवल बहलाता रहूं लोगों को, वैसा नहीं हो सकता। इसलिए मैंने जो है जो समाज में आज घटित हो रहा है, जो चल रहा है और क्या आगे का रास्ता है, उसके लिए हमने जो है ये चीज़ उठाई कि आज जो वंचना है, जो शोषण है, जिस तरह के अत्याचार हैं समाज में स्त्रियों के प्रति, दलितों के प्रति, उसका विरोध होना चाहिए है। स्त्रियों पर जो है एक गज़ल थी जो वो हमारे मित्र थे दिल्ली के जो शर्मा जी, प्रेमपाल शर्मा, इतना पसंद किया उन्होंने कहा नहीं इसको मैं छापूंगा। और रेलवे बोर्ड की जो भारतीय रेल, पूरे इंडियन रेलवे की एक मैगजीन, उसमें उन्होंने छापा है। और स्त्रियों ने पढ़ा तो उनको भी अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने कहा अरे सर आपने तो पूरा लीक ही तोड़ दिया है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आपने चर्चा की शुरुआत में बताया कि दुष्यंत कुमार का भी प्रभाव आपके उस पर रहा है। दुष्यंत एक दौर की पैदाइश है, इमरजेंसी की। आपके समय में वो कौन सी प्रवृत्ति है या कौन सा सवाल है जिसमें लगता है कि पूरी गज़ल आपकी उसी में लगनी चाहिए? मेरे दौर में और दुष्यंत जी के दौर में
बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बदल गया है। दुष्यंत जी के समय में एक राजनीतिक कारण से जो इमरजेंसी लग गई थी, जिसमें कि बोलने की आज़ादी भी छीन ली गई थी, अननेसेसरी अनावश्यक रूप से बिना बताए बिना मुकदमे के गिरफ्तारियां हो रही थी, नेताओं को पकड़ के जेल के अंदर बंद कर दिया जा रहा था, और यहाँ तक कि नसबंदी का जो एक कार्यक्रम चलाया गया था उसमें जबरन जवान लड़कों की नसबंदी करने के भी केसेस आए थे। तो जनता में बड़ा आक्रोश था उस समय और उसका विरोध होना चाहिए था, और उस विरोध के बहाने से दुष्यंत कुमार ने जो है अपना काम बखूबी किया, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई। और उन चीज़ों को बड़े सलीके से और प्रभावी ढंग से उन्होंने रखा। अब हमारे समय में क्या है, हमारे समय में वो उस तरह की चीज़ें जो हैं और भी गंभीरता के साथ और भी गहराई के साथ जो है उभर कर आ गई हैं। आज के समय में जो एक सांस्कृतिक ताना बाना है भारत का जी, उसको प्रभावित करने का, उसको हाईजैक करने का जो कोशिश चल रही है, ऑर्गेनाइज्ड कोशिश चल रही है। तो वह क्या है कि ये ऑर्गेनाइज्ड कोशिश जो है पूरे, अभी हम लोग इतिहास की बात कर रहे थे कि नाम बदलने से क्या होता है, इतिहास बदल जाता है। तो जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं उनको बदलने से भी इतिहास बदल जाता है, और फिर आप ऐसे कुहासे में दाखिल हो जाते हैं, ऐसे भ्रम में दाखिल हो जाते हैं, आपको पता नहीं लगता है कि पहले क्या था, वो वाला सही था या आज वाला सही। उदाहरण के लिए जैसे बुद्ध को दुनिया जानती है जी, बुद्ध के कारण भारत को जानती है, बुद्ध के कारण भारत को कहा जाता है कि ये जो है देश सारे दुनिया का जो है एक आदर्श है, विश्व गुरु है, एक आदर्श है, एक मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट समाज का भगवान बुद्ध ने पंचशील के रूप में गृहस्थों के लिए बनाया। एक कोड कभी नहीं बना था, ये जंगली समाज था, असभ्य लोगों का समाज था, जो जैसे मार काट के अपनी रोजी रोटी अर्जित कर लिया, ठीक है, जायज नाजायज का कोई नहीं। उन्होंने एक मानदंड स्थापित किया कि भाई ऐसे ऐसे रहो, ऐसे करो तो एक सभ्य समाज होगा, ठीक है। अब भगवान बुद्ध की चीज़ों को लोगों ने उस जमाने में माना, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, हमेशा शोषक और शोषित वर्ग जो होता है, जब आप शोषित वर्ग की पैरोकारी करेंगे तो शोषक को तकलीफ होगी कि उसके शिकार को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रसन्न नहीं होगा। वही हुआ। अब भगवान बुद्ध को तो 400-500 साल माना लोगों ने, फिर बाद में क्या कर दिया कि उनकी मूर्तियों को ही देवी की मूर्ति बना दिया। अच्छा अच्छा। उसमें मैंने अपनी आंखों से मेरे प्रमाण है, मैंने फोटो खींचे हैं कि उसको मुंह छेक लगा दिया और तिलक लगा दिया, बजरंगबली बना दिया, उसको ओढ़नी लगा दिया और सिंदूर लगा दिया, वो देवी जी हो गई। तो अब ये देवी जी जब हो गई तो वो पिछले 1400 सालों से गया में वो देवी जी के नाम से वो मंदिर मशहूर हुआ। एक सांस्कृतिक परिवर्तन कर दिया आपने। और ऐसे ऐसे न जाने हजारों जो बुद्ध के मंदिर थे जहां पर पंचशील त्रिशरण होना चाहिए था, वहां घंट बजा रहे हैं, वहां सिंदूर चढ़ा रहे हैं, वहां आंख का दान कर रहे हैं कि सोने की आंख उनके लगवा देंगे, चांदी की लगवा देंगे, और ये मनौती है, वो मनौती है। आप कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे आए, ठीक है। और जब धर्म को और विकृत धर्म को वो भी किसी पॉलिटिकल एंगल से उसको शह मिल जाए जी, तो और भी स्थिति विकृत हो जाती है। अब हमारे समय में जो है, जो जिस बात का भगवान बुद्ध ने विरोध किया और उसको खारिज करके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, अब वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लोग खारिज करके वही चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये समय ज़्यादा भयावह है, क्योंकि वो एक बारबेरियन सिविलाइजेशन था जिसको तोड़ करके भगवान बुद्ध ने एक सिविलाइजेशन जो है, कल्चर एक स्थापित किया।
अब आप बारबेरियन में जाएंगे तो क्या होगा? बारबेरियन माने मार काट लूट खसोट। जो आदमी बल में, धन में, बुद्धि में आगे है वह दूसरे का शोषण करेगा और उस शोषण को जो है जायज ठहरा दिया जाएगा। सबसे बड़ी तो ये बात है। शोषण हर दौर में होता रहा है, होता रहेगा 19-20, ठीक है। लेकिन कोई राजनीतिक सत्ता जिससे हमने अपेक्षा न्याय की है, अगर वही कहने लगे कि यह ठीक है तो दिक्कत हो जाती है। तब फिर उसको मान्यता मिल जाती है, फिर इतिहास हो जाता है तो और फिर हमें वही झूठ जो है सच दिखाई देने लगता। तो हमारा समय जो है बहुत ही भयावह समय है। यहाँ जात के आधार पर, मजहब के आधार पर और जितने भी तरह के हैं, नस्ल है, रंग है, स्त्री पुरुष है, तरह तरह की चीजें, उनके आधार पर गुण को खाली जो है आधार नहीं बनाया जाएगा कि आप गुणी हैं तो आपको जो है माने आउट ऑफ वे आपको जो है मदद मिले, वो नहीं होगा, बाकी सब होगा। किताब आपके सामने एक रखी हुई है जी प्यास ही प्यास जी आपकी। जी। इन तमाम सारे मुद्दों पर जो आपके दौर के मुद्दे हैं, जी एक सवाल के जवाब में आपको 10 ऐसे शेर अपने जी हम चाहेंगे कि उनको आप पढ़िए जो इस दौर को रिप्रेजेंट करते हो, इस दौर की चुनौतियों के खिलाफ आप लिख रहे हैं। एक इस तरह कहा है कि गरीबी के एवज में अब गरीबों को मिटाना है, गरीबी के एवज में अब गरीबों को मिटाना है। सुना जो लोग फाजिल हैं उन्हें बैकुंठ जाना है। क्या बात है। महाकुंभ 2025। सुना है कि जो लोग फाजिल हो गए हैं, एक्सेस हो गए हैं, उन्हें अब बैकुंठ जाना है। एक्सेस हैं वो, दे आर नॉट रिक्वायर्ड ऑन द अर्थ। वो धरती पर उनकी जरूरत नहीं है। गरीबी के एवज में अब गरीबों को मिटाना है। सुना जो लोग फाजिल हैं उन्हें बैकुंठ जाना है। सियासत बूझती है धर्म पे लोगों का पागलपन। धर्म के पागलपन को सियासत समझती है पूरा। सियासत बूझती है धर्म में लोगों का पागलपन। लड़ाई वैदिकी वर्चस्व की, सत्ता निशाना है। लड़ाई अलग है, निशाना अलग है। 10 शेर अलग अलग गजलों से आप सुनाइए जो आपको लगता है कि ये आपके प्रतिनिधि शेर हैं, जो आपने इधर बीच जो चुनौतियां दरपेश हुई हैं उन पर आप कहते रहे हैं और वो आपको रिप्रेजेंट भी करते हैं। ये एक शेर ये है कि ईश्वर अगवा, अगवा मतलब हाईजैक्ट, ईश्वर अगवा और भक्त भिखारी और फिरौती खासी भारी। ईश्वर अगवा, भक्त भिखारी और फिरौती खासी भारी। मजहब धर्म गरीबों खातिर छुआछूत की है बीमारी। मजहब धर्म गरीबों खातिर छुआछूत की है। और एक शेर ये कि जैसा ओहदा वैसी पूजा, पंडा है अमला सरकारी। वाह। तो इस तरह के शेर जो हैं आते रहे। शेर हम फिर सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विप्लवी साहब, आपने समय दिया और आपने उन तमाम सारी चीज़ों को शेयर किया। बहुत ही कंपोजिट बातचीत के दौरान चीज़ें, उदाहरण, तमाम सारी चीज़ें इधर उधर होती हुई अपने क्रम में आती ही रहीं और आपका मूल्यवान समय मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।